अध्याय 360 जेल से रिहा। ये देखकर कि माहौल ठीक नहीं है, मीशू ने तुरंत विषय बदल दिया। दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं। आज देर हो गई है, आपको वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं कल आपको ढूंढने आऊंगा। ठीक है। चू रुई की अभिव्यक्ति अभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने मीशू के सामने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उनका असंतोष केवल लूसी पर निर्देशित था। चू रुई की कार से बाहर निकलने के बाद लूसी जल्दी से पिछली सीट पर चली गई। ऐसा लगता है कि आपके दोस्त को मुझसे कोई बड़ी समस्या है। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। मीशू उसके इरादों को समझ गई और अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। वो और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगली बार ऐसी बातें मत कहना, उसे यह शर्मनाक लगेगा। लूसी को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ। मैं भी उसके लिए ही सोच रहा था। क्या आपकी ओर से मेरा कुछ शिष्टाचार निभाना इतना गलत है? मीशू ने आह भरी और कुछ और नहीं कहा। जियांगे को पहले अपने घर ले जाने दिया। रास्ते में लूसी ने मीशू का हाथ पकड़ने का साहसिक कदम उठाया, लेकिन उसने बेरुखी से इसे टाल दिया। उसे अचानक एक परित्यक्त बड़े कुत्ते की तरह महसूस हुआ, जिसने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। यदि उसके कान कुत्ते के होते तो अब तक वे उदास होकर झुक गए होते। मीशू अनुनय विनय के लिए उत्तरदायी थी, लेकिन जबरदस्ती के लिए नहीं। जब कोई उसके सामने ऐसे हाव भाव दिखाता तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये सोचते हुए कि अभी उसका स्वर वास्तव में थोड़ा कठोर था, उसने हल्के से खांसी। उसके लिए किसी को मनाना दुर्लभ था। ऐसे मत बनो। मेरा तुम्हें दोष देने का इरादा नहीं था। चू रुई में गर्व की तीव्र भावना है और हमें उसका इलाज करते समय इस पर विचार करना चाहिए। हम शब्द ने लूसी को सफलतापूर्वक प्रसन्न किया। उसके मुंह के कोने, जो पहले दबे हुए थे, अब सूक्ष्मता से उठ गए, लेकिन वह अभी भी काफी व्यथित दिख रहा था। मीशू ने अचंभित होकर लगभग यही सोचा कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति जियोबाओ में बदल गया है। उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। स्पर्श अच्छा था और वह इसे कुछ और बार रगड़ने से नहीं रोक सकी। लूसी का शरीर अकड़ गया और एक पल के लिए भी उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, मीशू के सुरक्षात्मक इशारे को परेशान करने के डर से। जब उसे खुद इस बात का एहसास हुआ तो कार में माहौल थोड़ा अस्पष्ट हो गया था। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया, नाटक करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं, और बोली, क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? पूरी तरह समझो। लूसी तुरंत सहमत हो गई। मीशू को अचानक थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल उसने लूसी को अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कुछ गर्व से मुस्कुराते हुए देखा। मैं तुम्हारे आसपास के सभी दोस्तों से ज्यादा अमीर हूँ, इसलिए तुम्हारे पुरुष मित्र मेरे सामने हीन महसूस करेंगे। मीशू अवाक थी। उसने अपना माथा पकड़ लिया। भाई, आपका जोर गलत है। मेरा मतलब यह है कि अपनी संपत्ति का यूं ही दिखावा मत करो। लेकिन क्या आपका दोस्त इतना नाजुक है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपका बॉयफ्रेंड उससे ज्यादा अमीर हो? लूसी ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। मीशू अचानक उसके शब्दों से दब गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। दूसरे दृष्टिकोण से विचार करने पर, अगर वह अपने अच्छे दोस्त के साथ एक बहुत अमीर आदमी को देखती है और वह हमेशा अपने दोस्त की भावनाओं और भलाई के बारे में सोचता है, तो वह शायद बहुत खुश होगी। इसे ध्यान में रखते हुए चू रुई का रवैया अभी थोड़ा अजीब लग रहा था। मीशू ने एक और मामला उठाते हुए पूछा, क्या आप सचमुच कल हमारे साथ आ रहे हैं? बेशक, मैं भी आपके दोस्त को जानना चाहता हूँ और आपके अतीत के बारे में जानना चाहता हूँ। लूसी ने गंभीरता से कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैं अब आपको नहीं समझता। तुम्हारे बारे में ऐसा किसने कहा? मीशू ने उसे अजीब नजरों से देखा। लूसी ने अपना सिर घुमाया और अधिक कुछ नहीं कहा। कार लगातार मेई के घर के प्रवेश द्वार पर रुकी। बटलर झाओ जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए अंदर से बाहर आए। मिस, आप अंततः वापस आ गई। मास्टर और मैडम काफी देर से लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। दादी भी यहीं है। मीशू ने भौहें चढ़ा दी। बटलर झाओ की झिझक भरी शक्ल देखकर वह उसके सामने स्थिर खड़ी रही। उसके साथ और कौन आया है? बटलर झाओ ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, यह मिस मेई न्यू है। मैडम ने किसी से मिस मेई न्यू को बाहर निकालने के लिए कहा। उसे अभी मास्टर द्वारा कार में वापस लाया गया था। उसने यंग मास्टर मेई हे को भी देखा था। जियो हे। मीशू चिंतित थी कि मेई न्यू मेई हे को परेशान करने के लिए कुछ कहेगी। जल्दी से विला में भाग गई और लूसी को अलविदा कहना भूल गई। सौभाग्य से लूसी इसे अपने खिलाफ नहीं रखने वाली थी। कार का दरवाजा बंद करने के बाद लूसी ने भारी भाव से अपनी घड़ी की ओर देखा। पता लगाएं कि किसने पैसे लिए और उसे जल्दी रिहा कर दिया। मैं उन्हें गिरते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, मास्टर सी। जियांग उसने अपना सिर घुमाया और गंभीरता से उत्तर दिया। लिविंग रूम में मेई न्यू श्रीमती मेई की बाहों में सिकुड़ रही थी, इतना रो रही थी कि वो लगभग बेहोश हो गई थी। जब उसने दरवाजे पर हलचल सुनी तो उसने आंसू भरी आंखों से अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। बस इस एक नजर ने मीशू को स्तब्ध कर दिया। कारण के अनुसार मेई न्यू अभी तक वयस्कता तक नहीं पहुंची थी, और भले ही उसने कोई बड़ी गलती की हो, उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। अधिक से अधिक वो किशोर हिरासत केंद्र में पुनर्वास से गुजर रही होगी। लेकिन इस छोटी सी अवधि में उन्होंने अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया था।
यदि पिछली मेई म्यू एक गौरवान्वित मोर थी, तो वर्तमान मेई म्यू एक अस्त व्यस्त भिखारी की तरह दिखती थी, जिसमें पहले की जीवंत और जोरदार युवा लड़की का कोई निशान नहीं दिखता था। ऐसा लगता था कि अंदर रहने के दौरान उसे वास्तव में बहुत कष्ट सहना पड़ा था और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। हालांकि ये सब उसकी अपनी गलती थी। मेई शू को ये संतोषजनक से कम लगा। अध्याय 361 आमने सामने। मेई यून पास के सोफे पर चुपचाप बैठकर सिगरेट पी रही थी। जब उसने मेई शू को प्रवेश करते देखा तो उसने सिगरेट बुझा दी। घने धुएं के बीच उसने शांति से कहा, आप वापस आ गए हैं। पहले अपनी दादी को नमस्कार करें। अभिव्यक्तिहीन मेई शू ने पुकारा, दादी। बुढ़िया ने ठिठुरते हुए खर्राटे लिए और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, मानो वह मेई शू को नहीं देखना चाहती हो। आप ठीक समय पर वापस आ गए। आपकी बहन को मैं अभी किशोर हिरासत केंद्र से बाहर लाया हूँ। वह अब से यहीं रहेगी। उसकी बहन के रूप में आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप दोनों के बीच पहले क्या हुआ था, लेकिन अब मेई म्यू को दंडित किया गया है और उसने जो कुछ भी किया है उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। याद है एक ने क्या कहा था? मेई म्यू, जो बुढ़िया की बाहों में बसी हुई थी, ने ये वाक्य सुनते ही रोना बंद कर दिया। कृतज्ञतापूर्वक उसने बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और फिर खड़े होकर मेई शू के पास चलने की पहल की और माफी मांगते हुए कहा, बहन, पहले यह मेरी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया मेरे अपरिपक्व व्यवहार को माफ कर दें। एक पल के लिए लिविंग रूम का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर कोई मेई शू की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। बटलर झाओ ने बगल से देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि उसकी मिस गुस्से में मेई म्यू को पीट देगी। फिर उसे फिर से दोषी ठहराया जाएगा। चाहे कुछ भी हो, वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ, मेई शू की आंखें असामान्य रूप से शांत थीं। मेई म्यू के आने से उसमें कोई हलचल नहीं हुई। मेई म्यू की ओर देखे बिना मेई शू ने अपनी निगाहें अपने मूक पिता की ओर स्थानांतरित कर दी और एक और अधिक महत्वपूर्ण मामला सामने ला दिया। पिताजी, आपको मेरे द्वारा जियो हे को वापस लाने के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, है ना? मेई यून ने थककर सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी राय व्यक्त कर पाता, असंतुष्ट बूढ़ी महिला पहले बोली, वह बच्चा पागल है। आप उसे विशेष स्कूल में रहने देने के बजाय उसे घर वापस क्यों ले आए? क्या ये परेशानी पैदा नहीं कर रहा है? इस बूढ़ी महिला का सामना करते समय मेई शू में पहले जैसा धैर्य नहीं था। उसका लहजा तुरंत ठंडा हो गया। दादी, आखिरकार मेई वह आपका जैविक पोता है। भले ही आप उसे पसंद नहीं करते हो, फिर भी आपको यह नहीं कहना चाहिए कि वह पागल है। उत्तेजना के कारण उसे बस कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। साथ ही मेई हे को घर पर रहना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह आपकी चिंता का विषय है। आखिरकार आप हर समय यहाँ नहीं रहते, आप मेई परिवार में सिर्फ एक मेहमान हैं। आप शुए। आखिरकार मेई यून एक संतान पुत्र था। बावजूद इसके कि उसकी मां ने उसकी पीठ पीछे कई ऐसे काम किए जिन्हें वह बर्दाश्त नहीं कर सका, फिर भी वह उसकी जैविक मां ही थी जो उसे इस दुनिया में लेकर आई। वह मेई शू को अपनी दादी से इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दे सकता था। मेई शू ने व्यंग्य किया, अपनी नजरें हटा ली और फिर से मेई यून की ओर देखा। पिताजी, मेई उसे उस स्कूल में सबसे अच्छा इलाज नहीं मिल सका। मैं उसकी देखभाल के लिए उसे घर ले आया। इसके अलावा मैंने उसके लिए सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिक को काम पर रखा है और उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। मैं उसे वापस स्कूल नहीं भेज सकता। पिताजी आपके अच्छे इरादों को जानते हैं। मेई यून ने आह भरी। अतीत में मैंने मेई हे की उपेक्षा की थी। आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। पिताजी आपका समर्थन करते हैं। मुझे बताएं कि डॉक्टर को कितने पैसे की जरूरत है और मैं इसे कवर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक और अनुरोध है। मेई शू ने अपने बगल में घबराई हुई मेई म्यू पर हल्के से नजर डाली और कहा, चूंकि मेरी बहन मेई परिवार में लौट रही है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे मेई म्यू से एक बात का वादा करने की जरूरत है। मेई परिवार में जब आसपास कोई ना हो तो उसे जियोहे के पास गुप्त रूप से जाने की अनुमति नहीं है और विशेष रूप से उसे जियोहे के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जियोहे को फिर से चोट पहुंचे। मेई शू, इससे आपका क्या मतलब है? मेई वो मुमू का भाई भी है। क्या मुमू उससे संपर्क भी नहीं कर सकता? बुढ़िया मेई शू के आत्मतुष्ट रवैये से बहुत नाखुश थी। आखिरकार वह मेई यून की पूर्व पत्नी द्वारा छोड़ी गई एक क्रूर बेटी थी। वह सचमुच अपने को इस घर की स्वामिनी समझती थी। मेरा केवल यही एक अनुरोध है। अगर मेई म्यू सहमत नहीं हो सकती तो मैं उसे घर वापस नहीं आने दूंगा। एक व्यक्तिगत रूप से पुलिस को रिपोर्ट करेगा कि किसी ने उन्हें निजी तौर पर रिश्वत दी और एक नाबालिग को किशोर हिरासत केंद्र से रिहा कर दिया। मेरा मानना है कि इस दुनिया में अभी भी कानून का पालन करने वाले पुलिस अधिकारी हैं जो मेरे लिए न्याय कायम कर सकते हैं। मेई शू के शब्दों में असहमति के लिए कोई जगह नहीं बची। बुढ़िया क्रोधित हो गई। उसकी उम्र में वास्तव में उसे एक छोटे से लड़के द्वारा धमकी दी जा रही थी जो अभी बड़ा भी नहीं हुआ था। बेशक वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसने अपना बेत मारा और भौहें जोर से ऊपर उठाई और कठोरता से कहा, सिर्फ तुम पुलिस को रिपोर्ट करें। तुम सिर्फ भोले विचारों वाले बच्चे हो। आप सचमुच सोचते हैं कि आप एक राजा हैं। यदि आप में सामर्थ्य है तो अभी पुलिस को रिपोर्ट करें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे पुलिस अधिकारी मुझे मेई परिवार से दूर ले जाने की हिम्मत करते हैं।
ठीक है, अगर मेई म्यू सहमत नहीं हो सकती तो मैं ऐसा करूंगा। मेई शू ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अराजकता से सिरदर्द महसूस करते हुए मेई यून ने उनके विवाद को रोक दिया। बस, शुए का सुझाव जियो हे की स्थिति के लिए है। ममू, बस इसके लिए सहमत हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मेई परिवार में वापस लौटने के लिए निश्चिंत नहीं हो सकता। अध्याय 362, परिवार का मुखिया। मेई यून के शब्दों को सुनकर मेई मुंह कांप गई और मेई शू से माफी मांगने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे क्षमा करें, बहन। कृपया मेरी वजह से दादी के साथ बहस न करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं मेहे से निजी तौर पर संपर्क नहीं करूंगा और मैं बिना अनुमति के उसके कमरे में प्रवेश नहीं करूंगा। क्या अब आप सहज महसूस कर सकते हैं? मेई म्यू के सहयोगात्मक रवैये से कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर मेई शू ने भौहें ऊपर उठाईं। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका पालन करना होगा। अगर मैं तुम्हें आज रात के वादे का उल्लंघन करते हुए पाता हूँ तो मेई हे की स्थिति के कारण तुम्हें बाहर रहना जारी रखना होगा और वापस अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुढ़िया मेई शू की दबंग शर्तों का जवाब देने ही वाली थी, लेकिन मेई म्यू ने उससे रोक दिया। मैं समझ गया, बहन। निश्चिंत रहें। उसके अनुपालन से मेई यून को कुछ राहत मिली। आखिरकार वो उनकी जैविक बेटी थी। चाहे वह वांग यू से कितनी भी नफरत करता हो, वह मेई म्यू को अस्वीकार करना सहन नहीं कर सका। अगर वह इस घर में शांति से रह पाती और दोबारा परेशानी पैदा नहीं करती तो वह वास्तव में उसे भगाता ही नहीं। चूंकि हम सहमत हो गए हैं, ममू, अपने कमरे में वापस जाएं और आराम करें। वैसे आपके कमरे को अभी तक साफ नहीं किया जाना चाहिए था। बटलर झाओ, जाओ पहले ममू को उसके कमरे को साफ करने में मदद करो। हाँ, बटलर झाओ ने चिंतित होकर मेई शू की ओर देखा, झिझके जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन बुढ़िया के सामने खुलकर नहीं बोल सके। वह मुड़ा और ऊपर चला गया। मेई शू के सामने मेई म्यू बहुत बदल गई थी, इस हद तक कि उसने मेई शू से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं की। श्रीमती, मेई को बेहद परेशानी महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी प्यारी पोती का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठने का आग्रह किया। मूर्ख बच्चे, ये तुम्हारा भी घर है। तुम्हें दूसरों को खुश करने में इतना विचार विमर्श क्यों करना पड़ता है? दादी के यहाँ रहते हुए तुम्हें इस घर में रहने से रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है? दादी, कृपया ऐसा मत कहो। मेई म्यू ने एक और आंसू बहाते हुए समझदारी से कहा, मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं वास्तव में अपनी बहन के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए चाहे वह कोई भी मांग करे, मैं बिना शर्त सहमत हो जाऊंगा। अगर वह आज भी मुझे बाहर जाने के लिए कहती है तो भी मैं उससे नाराज नहीं होऊंगा। बुढ़िया ने अपने बेटे की ओर कटु भाव से देखते हुए मेई म्यू के सिर को छुआ। ये देखो, आपकी छोटी बेटी अब बहुत समझदार हो गई है। द्वेष बनाए रखने की जहमत क्यों उठाएं? इससे पहले कि आप सहज महसूस करें, क्या आपको अपने स्वयं के मांस और रक्त को मौत के लिए मजबूर करना होगा? परिवार के मुखिया के रूप में क्या आपको ऐसे समय में अपनी पत्नी और बेटी के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? माँ, मेरा मतलब यह नहीं है। मेई यून को बस यही लगा कि यह मेई शू के साथ अन्याय था। स्पष्ट रूप से कहें तो मेई म्यू ने अतीत में जो किया था उसके लिए उसे आसानी से माफ करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा मेई शू को मेई म्यू के कार्यों के परिणामों से बहुत नुकसान हुआ था और इसका प्रभाव अथाह था। उसे मेई शू के लिए निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। यही कारण है कि वो लिविंग रूम में सख्त चेहरे के साथ इंतजार कर रहा था, मेई शू की राय सुनना चाहता था। लेकिन फिर आपका क्या मतलब है? श्रीमती मेई पूरी तरह से मेई म्यू के प्रति पक्षपाती थीं। मैं आपको बता दूं, ममू मेरा पसंदीदा बच्चा है। यदि तुम उसे कष्ट देने का साहस करते हो तो मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। और वांग यू, इन दिनों कुछ तार खींचने के लिए कुछ पैसे खर्च करें। उसे जल्दी जेल से बाहर निकालो। उसे हर समय वहां रहने देने का क्या मतलब है? नहीं। मेई शू की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। वांग यू और मेई म्यू दो पूरी तरह से अलग मामले हैं। दादी, मेई म्यू की ओर से आंखें मूंदना मेरी पहले से ही सीमा है। यदि आप वांग यू को वापस लाने पर जोर देती हैं तो कृपया मेई म्यू को आज रात ले जाएं। वांग यू को जेल से बाहर निकालने का तरीका खुद ही खोजें। उस समय तुम तीनों एक साथ रह सकते हो। मत आओ और हमारे जीवन में बाधा मत डालो। इस बात सुनो, ये वो शब्द हैं जो आपकी अनमोल बेटी कहती है। क्या यह आपको सही लगता है? बूढ़ी औरत ने क्रोधित होकर मेई यून को धक्का दिया, जो चुप रही। क्या तुम मर गए हो या कुछ और? परिवार के मुखिया के रूप में क्या आपको अपनी पत्नी और बेटी के लिए नहीं बोलना चाहिए? क्या आप इस लड़की को अपने ऊपर रौंदने देंगे? माँ, बात करना बंद करो। मेई शू का सामना करते समय मेई यून को केवल दोषी महसूस हुआ। वह मेई शू को दोषी ठहराने के लिए कुछ भी कठोर नहीं कह सका। इसके अलावा वो इस दौरान घर पर नहीं थे। मेई शू ने मेई परिवार की हर चीज का ख्याल रखा। इसके अलावा उन्होंने इस अवधि के दौरान मेई शू की क्षमताओं पर ध्यान दिया था। उसकी योग्यताएं उसकी वर्तमान आयु से कहीं अधिक थीं। कंपनी के अधिकांश शेयर मेई शू के हाथों में थे और मेई शू के जल्द ही वयस्क होने के साथ जब बाय लिंग की विरासत पर उसका अधिकार प्रभावी हो गया तो पूरा मेई परिवार वास्तव में मेई शू का हो जाएगा। यहाँ तक कि उसके पिता के रूप में वह केवल स्नेह के आधार पर उससे चीजों का अनुरोध कर सकता था, लेकिन पहले की तरह चीजों को निर्देशित नहीं कर सकता था। बेशक इसमें यह भी शामिल था कि क्या मेई म्यू को घर पर रहना जारी रखने का
अधिकार था। हालांकि बुढ़िया को ये सब समझ नहीं आया। वो केवल ये जानती थी कि मेई शू एक अनुभवहीन छोटी लड़की थी जिसे मेई यून द्वारा लाड़ प्यार नहीं दिया जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता? पीछे देखो कि मेई शू को वापस लाने से पहले मेई परिवार कैसा था। अब इसे देखो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। मेई शू इस कथन पर हंसे बिना नहीं रह सकी। दादी, क्या आप ये कह रही हैं कि यह मेरी गलती है कि वांग यू ने किसी को मेरे साथ बलात्कार करने के लिए भेजा? क्या यह मेरी गलती है कि मेई म्यू ने पैसे चुराए और मुझे फंसाया? क्या यह मेरी गलती है कि उसने मुझ पर परीक्षा में नकल करने का आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से मुझे बदनाम किया? बुढ़िया का गला रुंध गया था, वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। अपनी गर्दन करते हुए और थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई। आखिरकार वह सांस छोड़ने में कामयाब रही। सुनो, तुम क्या कह रहे हो? पुलिस के लिए लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार करना एक बात है, लेकिन आप अपनी बहन के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। वह आपकी अपनी बहन है। भले ही दूसरे लोग उस पर विश्वास न करें, आप इन चीजों के बारे में इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हैं? दादी का मतलब है कि मेई म्यू और वांग यू ने कभी भी ये काम नहीं किया है और पुलिस ने उन पर गलत आरोप लगाया है। मेई शू के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप केवल अपनी ही दुनिया में न रहें। चाहे मेई म्यू ने वो काम किया हो या नहीं, वह यही है। बस उससे सीधे पूछें। बुढ़िया ने मेई म्यू की ओर देखा। उसकी कठोर अभिव्यक्ति दयालुता के संकेत से नर्म हो गई। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो बस कह दो। दादी यहाँ हैं। एक पल के लिए लिविंग रूम में मौजूद सभी लोगों की निगाहें मेई म्यू पर केंद्रित हो गईं। मेई शू का अतीत को सामने लाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बुढ़िया के शब्दों ने उसे याद दिलाया कि मेई म्यू को अपने द्वारा किए गए मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपने दूसरे जीवन में मेई शू खुद के साथ अन्याय नहीं होने देगी। चूंकि यह विषय पहले ही सामने आ चुका था, यह मेई म्यू से उसके पिछले कार्यों के लिए माफी मांगने का एक अच्छा अवसर था। ये सुनकर मेई म्यू का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों के कोने लाल हो गए। दादी, ये सच है कि मैं पहले भ्रमित था और उसने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया। आज मैं ईमानदारी से अपनी बहन से माफी मांगता हूँ। बोलने के बाद वो विनम्र और ईमानदार रवैये के साथ मेई शू की ओर मुड़ी। दीदी, मुझे क्षमा करें। कृपया मेरी पिछली अज्ञानता को क्षमा करें। मैं भविष्य में आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं करूंगा। मेई शू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। उसे संदेह होने लगा कि मेई म्यू की आत्मा को बदल दिया गया है। क्या वह प्रेतबाधित थी? अन्यथा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये सोचते हुए उसे अचानक एक कौशल याद आया जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। गणना करते हुए कूलडाउन का समय समाप्त हो जाना चाहिए और यह इसका उपयोग करने का सही समय था। सिस्टम, दिमाग पढ़ने की क्षमता सक्रिय करें। मैं जानना चाहता हूं कि मेई म्यू इस समय वास्तव में क्या सोच रही है। मास्टर, आपके लिए दिमाग पढ़ने की क्षमता सक्रिय कर दी गई है। जैसे ही सिस्टम बोला, मेई म्यू की परिचित आवाज मेई शू के कानों में गूंज उठी। ये बूढ़ी औरत सचमुच नासमझ है। अगर ये उसके लिए नहीं होता तो मुझे मेई शू के सामने इतना विनम्र नहीं होना पड़ता। जरा रुकिए, भविष्य में एक एक करके सारा हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। दिमाग पढ़ने की क्षमता निष्क्रिय कर दी गई है। अगले सक्रियण के लिए कूलडाउन समय 1 महीना है। बढ़िया, यह अभी भी मूल मेई म्यू था। मेई शू मदद नहीं कर सकी लेकिन राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि उसने केवल अस्थायी रूप से अपनी तीव्रता को छिपाना सीखा था और उसका वास्तविक स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। अब जब दुश्मन खुले में था और वो छुपी हुई थी, तो असली खेल शुरू होने वाला था। मेई शू के उदासीन चेहरे पर अचानक एक दरार दिखाई दी, जिससे एक असामान्य रूप से मैत्रीपूर्ण और सौम्य मुस्कान प्रकट हुई। अच्छी बहन, जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारना जानती हैं, तब भी आप मेई परिवार की एक अच्छी संतान हैं। आपकी बहन आपको कैसे माफ नहीं कर सकती? इन शब्दों पर न केवल बुढ़िया बल्कि मेई यून को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। मेई शू के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए भले ही वो मेई म्यू से परेशान नहीं होना चाहती थी, फिर भी उसे नजरअंदाज करना चाहिए था। वो इतनी कोमल और स्नेहमयी क्यों दिखाई देती थी? ऐसा लगता था कि वो उसकी बेटी के बारे में बहुत कम जानता था। मेई यून मदद नहीं कर सकी लेकिन मेई शू के प्रति अपराधबोध महसूस कर रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी वास्तव में समझदार थी और इतनी कम उम्र में भी उसके दिल की चौड़ाई वास्तव में उल्लेखनीय थी। मेई परिवार को उसे सौंपने से वास्तव में बेहतर भविष्य बन सकता है। अनजाने में मेई यून ने पहले से ही अवचेतन रूप से मेई शू का पक्ष लिया था, उसे भविष्य का उत्तराधिकारी मानते हुए। दूसरी ओर मेई शू को सफलतापूर्वक धोखा देने के लिए मेई म्यू अभी भी आत्मसंतुष्ट था। उसकी लंबी पलकें झपकते ही एक आंसू गिर गया, जो अत्यधिक खुशी का भाव दर्शा रहा था। दीदी, आप वास्तव में मेरे लिए अच्छी हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आइए अब से बहनों की तरह शांति से रहें। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आप नाराज हों। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मेई शू ने मेई यून की ओर मुड़ने से पहले थोड़ी देर तक स्नेह का दिखावा करते हुए फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। पिताजी, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। हमने अपने भाइयों को क्यों नहीं देखा? वे कहाँ गए थे? मेई यून ने अपना गला साफ किया और कहने से पहले अवचेतन रूप से बूढ़ी महिला की ओर देखा। मैंने मेई फैंग और अन्य लोगों से जियोहे को टहलने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहा। चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से सलाह ली है। जियो, उसे हर समय घर पर नहीं रहना चाहिए।
समय समय पर बाहर जाने और बाहरी दुनिया से परिचित होने से उन्हें ठीक होने में मदद मिलेगी। इन शब्दों पर मी शू अपने दिल में केवल एक ठंडी मुस्कान पा सकी। कैसी सैर, ये संभवतः जियो के घर पर रहने को लेकर बूढ़ी महिला की अस्वीकृति थी जो उसे बाहर भेजने पर जोर दे रही थी। मी फैंग के व्यक्तित्व के साथ वह जियोहे को अकेले नहीं जाने देती थी, इसलिए उनके पास उसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब इन बातों पर बहस करना बेमानी था। मी शू ने सोफे पर बैठकर एक दयालु परिचारिका की मुद्रा ग्रहण की और बटलर झाओ को निर्देश दिया, युवा मास्टर्स को रात के खाने के लिए वापस बुलाने के लिए किसी को भेजें। उनके लिए इतनी देर तक बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। अध्याय 364 प्रतियोगिता। हाँ, बटलर झाओ मेई शू के आदेशों का पालन करने के आदी हो गए थे। अतीत में उन्होंने अभिनय से पहले मेई यूं की राय जरूर ली होगी, लेकिन अब वह पूरी तरह से वह जागरूकता खो चुका था। ये स्पष्ट था कि उस समय जब मेई यूं ने सदमे से निपटने के लिए व्यापारिक यात्रा के बहाने घर छोड़ा था, मेई परिवार के लोगों ने मेई शू की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन किया था। मेई म्यू ने भी इस सूक्ष्म परिवर्तन को देखा। वह गुप्त रूप से चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई संकेत नहीं दिखा। उपस्थित लोगों में से केवल बुढ़िया ही अनजान बनी रही। वह अभी भी परिवार के मुखिया के रूप में अपने बेटे की पहचान पर भरोसा करती थी, ये सोचकर कि वो मेई परिवार में अपना प्रभुत्व कायम रख सकती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बेटे की स्थिति पहले से ही खतरे में है। रात के खाने के दौरान परिवार में मेई शू की स्थिति में बदलाव और भी स्पष्ट हो गया। परिवार खाने की मेज के चारों ओर बैठा था। इससे पहले कि मेई शू उसकी चॉपस्टिक को छुए, मेई यू सहित उसके किसी भी भाई ने पहले भोजन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की। मेई यून ने सोचा कि शायद आज रात तैयार किए गए व्यंजन मेई शू के स्वाद के अनुरूप नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने भी पहले खाने से परहेज किया। इसके बजाय उसने मेई शू को चिंता से देखा और सावधानी से पूछा, शुई, अगर आज रात के व्यंजन आपकी पसंद के अनुसार नहीं है तो मैं रसोई में आपके लिए कुछ और तैयार कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। मेई शू ने चारों ओर देखा और देखा कि मेई म्यू उत्सुकता से मांस के व्यंजनों की एक प्लेट को देख रही थी। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और एक टुकड़ा लेकर मेई के कटोरे में रख दिया। इसे आजमाएं, जियोहे। बहन, आपको धन्यवाद। 2 अजनबियों की उपस्थिति में मेई ने खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचे रखा और वह मांस खाना जारी रखा जो मेई शू ने उसके कटोरे में रखा था। ऐसा लग रहा था कि मांस के टुकड़े कभी नहीं खाए जा सकेंगे। मेई ने उन्हें छोटे छोटे पसंदीदा टुकड़ों से चखा, लेकिन ज्यादा नहीं खाया। मेई शू को यह मनोरंजक लगा और उसने मांस की पूरी प्लेट मेई की तरफ रख दी। जब तक तुम्हें अच्छा लगे खाओ, बहन तुम्हारे लिए और भी रसोई बनवा सकती है। मेई वह सचमुच मुस्कुराया। जब तक वह हर समय अपनी बहन की देखभाल महसूस कर सकता था, उसे पारिवारिक माहौल में अचानक आए अजीबपन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेई शू ने धीरे से उसके बालों को छुआ, फिर दूसरों को संबोधित किया, ठीक है, चलो खाना खाते हैं। मेई यान भोजन लेने के लिए अपनी चॉपस्टिक के साथ पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। बगल में देख रही बुढ़िया को कुछ ध्यान आया। उसने सोचा कि मेई शू अपने प्रभुत्व का दावा कर रही है और वह असंतुष्ट थी, मेई शू के लिए कुछ परेशानी पैदा करने के लिए तैयार थी। मेई यान को थोड़ा दूर एक डिश की ओर बढ़ते देख उसने अपनी आंखें घुमाई और अचानक उस डिश को मेई म्यू के सामने बढ़ा दिया। आओ मोमू, इसे आजमाएं। आपने जेल में बहुत कष्ट सहा है। देखो आप कितने पतले हो गए हैं। अब जब आप जेल से बाहर आ गए हैं तो आपको अपना पोषण करना चाहिए। दादी माँ धन्यवाद। मेई म्यू ने मेई यान की ओर देखते हुए कृतज्ञतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया, जिसके चेहरे पर असंतोष की अभिव्यक्ति थी। इससे मेई म्यू बहुत प्रसन्न हुई। बुढ़िया स्पष्ट रूप से अपने लिए मेई शू और उसके भाइयों को चुन रही थी। तब वो बस आराम से बैठ सकती थी और शो का आनंद ले सकती थी। दरअसल अगली बार जब मेई जिंग और मेई यान एक डिश लेना चाहते थे तो बुढ़िया ने वही रणनीति अपनाई। उसने या तो जानबूझकर पकवान को मेई म्यू के सामने कर दिया या पहले से कार्रवाई की, जानबूझकर प्लेट में बर्तनों को हिलाया जिससे वे स्वादिष्ट नहीं हो गए। मेई जिंग और मेई यान की भूख तुरंत बंद हो गई। मेई म्यू ने देखा कि समय लगभग सही था। उसने बुढ़िया के उत्साह को धीरे से अस्वीकार कर दिया। दादी कृपया केवल मुझ पर ध्यान केंद्रित न करें, भाई भी ये व्यंजन खाना चाह सकते हैं। फिर उसने व्यक्तिगत रूप से वे व्यंजन रखे जो मेई जिंग और मेई यान उनके सामने खाना चाहते थे। क्षमा करें, दादी मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। उनका इरादा आप सभी को नजरअंदाज करने का नहीं था। हम सभी परिवार हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमें एक साथ स्वादिष्ट भोजन साझा करना चाहिए। इसके अलावा 1 बजे बड़ी बहन है। स्वाभाविक रूप से मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। यदि आपको ये व्यंजन पसंद हैं तो कृपया पहले खा लें। मेई जिंग ने तुरंत उसे एक अलग नज़र से देखा। ऐसा लगता था कि मेई म्यू को जेल में रहने के दौरान कुछ बुद्धिमत्ता हासिल हुई थी, लेकिन फिर भी उसे उसका पाखंडी रवैया पसंद नहीं आया। वह उसका मजाक उड़ाने के लिए फूंकारने लगा। मेई शू ने मुस्कुराते हुए तुरंत उसे रोका। ये सिर्फ कुछ व्यंजन हैं। इन सब चीजों को आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चों की तरह दिखते हैं। अगर आपको व्यंजन पसंद है तो रसोई में और व्यंजन बनाएं। इन व्यंजनों में ज्यादा समय नहीं लगता है,
इतना कहने के बाद उसने सीधे बटलर झाओ को निर्देश दिया कि वो रसोईघर को सूचित करे कि बुढ़िया ने पहले जो भी व्यंजन लिया था उसमें से एक और व्यंजन बनाया जाए। मेई शू ने सहजता से सूक्ष्म स्थिति को बदल दिया। अब उसे सभी को ये समझाने की जरूरत थी कि वह मेई शू एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो मेई परिवार का नेतृत्व कर सकती थी। इसके साथ ही मेई म्यू केवल अजीब तरह से बर्तन नीचे रख सकी। खुले और छुपे मुकाबले में वह एक बार फिर पिछड़ गईं। हालांकि यह घटना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन मेई शू के हस्तक्षेप के बिना मेई म्यू के पहले के शब्द उसके लिए मेई परिवार में खुद को फिर से स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। भले ही वह इन लड़कों की बड़ी बहन होने से घृणा करती थी, लेकिन वह एक ही समय में उन सभी से अलग थलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन मेई शू का लहजा स्पष्ट रूप से एक वयस्क जैसा था, जिससे उसकी आवाज़ एक अनुभवहीन बच्चे की तरह लग रही थी। उसे इस परिवार से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया था। वह एक बाहरी व्यक्ति बन गई थी जिसे विनम्रता से बात करने और सावधानी से काम करने की जरूरत थी। वह गुस्सा कैसे नहीं हो सकती थी। अध्याय 365 जनता की राय को उल्टना। कभी कभी बोलने की कला भी इसी में निहित होती है। जिसने भी पहले पहल की उसने नियंत्रण हासिल कर लिया। मेई म्यू एक बड़ी गलती करने के बाद इस घर में लौट आई थी। उसने पहले परिवार में लगभग सभी को नाराज किया था, और अगर वह फिर से उठना चाहती थी और प्रभुत्व के लिए मेई शू के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, तो उसे परिवार की मान्यता की आवश्यकता थी, जिसमें मेई परिवार के लड़के और यहाँ तक कि बटलर झाओ जैसे नौकर भी शामिल थे। इन लोगों के समर्थन से ही वह अपनी आवाज वापस पा सकी। लेकिन मेई शू ने उसे प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया, सीधे उसका रास्ता रोक दिया और उसके पास पैतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए मेई म्यू ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि वह एक बार फिर मेई शू से हार गई है। हालांकि उसने अगली बार अवसर का लाभ उठाने की कसम खाई। इस दृढ़ संकल्प के साथ मेई म्यू ने इन दिनों घर पर असाधारण रूप से मिलनसार व्यवहार किया। धीरे धीरे मेई परिवार के कई नौकरों ने मेई म्यू के वर्तमान परिवर्तनों की प्रशंसा की। बटलर झाओ को छोड़कर बाकी सभी ने कमोबेश मेई म्यू की खूबियों का उल्लेख किया। एक दिन मेई फैंग स्कूल से घर लौटी और आंगन में बदलाव देखा। पारिवारिक उद्यान, जिसकी देखभाल आमतौर पर विशेष कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक की जाती थी, साफ सुथरा था, लेकिन अक्सर इसमें महत्वपूर्ण बदलावों का अभाव था। हालांकि हाल ही में बगीचे में झाड़ियों को दिल के आकार में सावधानीपूर्वक काट दिया गया था। मेई फैंग ने बटलर झाओ से इसके बारे में पूछा, ये सोचकर कि उन्होंने नए कारीगरों को काम पर रखा होगा। उन्हें आश्चर्य हुआ। बटलर झाओ ने बताया कि यह सब मेई म्यू की करतूत थी। ओह, सेकंड मिस वास्तव में चतुर और प्रतिभाशाली है। उसने तुरंत पकड़ लिया। मैंने बस उसे थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया और वह इसे ठीक से सीखने में सफल रही। युवा मास्टर, देखो, ये सब दूसरी मिस ने स्वयं काटे हैं। काफी प्रभावशाली। शिल्पकार मेई म्यू की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। भावहीन चेहरे के साथ मेई फैंग ने अपनी नजरें दूसरी ओर हटा ली और विला की ओर जाने वाले पत्थर के रास्ते पर वापस चल दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दरवाजे पर कई रंग बिरंगे रेशमी रिबन लटक रहे हैं। एक बार फिर उसने बटलर झाओ को भ्रम की दृष्टि से देखा। समझाने में तत्पर हाउसकीपर झाओ ने कहा, ये भी सेकंड मिस द्वारा किए गए थे। उन्होंने कहा कि यंग मास्टर मेई लंबे समय से घर नहीं आए हैं और उन्होंने एक स्वागत समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया। बकवास। मेई फैंग स्पष्ट रूप से अप्रसन्न थे। आप जानते हैं कि जियो उसे भीड़ भाड़ वाली और जीवंत जगहें पसंद नहीं हैं। वह उसे डराने का जोखिम उठाते हुए ऐसा अनावश्यक स्वागत समारोह करने की हिम्मत क्यों करेगी। जियो फैंग। जैसे ही शब्द गिरे, मेई म्यू ने एक सुंदर लपेटे हुए बैग के साथ प्रवेश किया। तुम वापस आ गए। मैंने कुछ पौष्टिक सूप के लिए रसोई का स्टू खाया। इसे बाद में पीना याद रखें। अपनी व्यस्त पढ़ाई के साथ तुम्हें अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। मेई फैंग ने रंगीन रिबन की ओर इशारा करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या आप नहीं जानते कि मेई को भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद नहीं हैं? क्या तुम्हें इनसे डरने का डर नहीं लगता? बेशक मुझे पता। मेई म्यू ने मेई फैंग की अचानक ठंडी नजर को देखकर डरने का दिखावा किया और जल्दी से समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जियो हे को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये स्वागत समारोह केवल हमारे परिवार के भीतर ही आयोजित किया जाता है। हम कुछ लोगों के अलावा किसी अन्य अनावश्यक बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जियो को भी ये पसंद है और उसने अपना कमरा भी खुद ही सजाया है। क्या कहा आपने? मेई फैंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने मेई म्यू को घूर कर देखा। वह घर में भाग गया, तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया और मेई हे के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। उसे आश्चर्य हुआ। आमतौर पर शांत रहने वाले मेई हे के चेहरे पर अब एक खुशी भरी मुस्कान थी। उसे देखकर मेई हे ने तुरंत अपने हाथों में कैंची और रंगीन कागज नीचे रख दिया और खुशी से पास आया। भाई, तुम वापस आ गए। देखो जियो, उसने खिड़की के फूल काटना सीख लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वे अच्छे लगते हैं? आप कैंची कैसे छू सकते हैं? मेई फैंग ने जल्दी से मेज से कैंची उठाई और घबराकर अपने भाई के पूरे शरीर का निरीक्षण किया। मेई वह अपने अचानक किए गए कार्यों से थोड़ा घबरा गई और उसने सहज रूप से अपनी गर्दन पीछे खींच ली। क्या जियो, उसने कुछ गलत किया? भाई, नाराज मत हो। मेई फैंग को एहसास हुआ कि उसने बहुत अचानक कदम उठाया है और उसने तुरंत अपना लहजा नरम कर लिया। नहीं, भाई नाराज नहीं है।
बात सिर्फ इतनी है कि अब से जियो उसे कैंची जैसी खतरनाक चीजों को नहीं छूना चाहिए। वे आपके हाथों को चोट पहुंचा सकते हैं। क्यों? मी हे ने हैरान होकर अपना सिर झुकाया और उसकी ओर पलकें झपकाईं। कैंची खतरनाक नहीं है जियो, उसने उनका उपयोग कई छोटे जानवरों को काटने के लिए किया है। देखो, यहाँ एक पिल्ला, एक बिल्ली का बच्चा है और तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। मी फेंग ने उत्सुकता से अपनी उंगलियों पर एक उथला घाव देखा, तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी अचानक हरकत से चौंककर मी वह डर गया और उसकी लंबी पलकें नम धुंध से टिमटिमा रही थीं। जियो फेंग, इतना उत्तेजित मत हो, आप जियो हे को डरा देंगे। मी म्यू कमरे में भागी और उसने देखा कि मेई वह डर के मारे रोने वाली थी। उसने जल्दी से उन दोनों को अलग किया और मेई हे के सामने खड़ी हो गई। त्याग देना। मेई फेंग की उदास नजर उसके चेहरे पर पड़ी। मुझे लगता है कि मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है। क्या आप भूल गए हैं कि आपने मेरी बहन से क्या वादा किया था? क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप जियो हे के करीब नहीं जाएंगे? बिना अनुमति के उसके कमरे में प्रवेश करना तो दूर की बात है। मैं बिना अनुमति के अंदर नहीं आया जियो, उसने मुझे अंदर आमंत्रित किया। मेई म्यू ने थोड़ा व्यथित होकर मुंह बनाया। एक पल के बाद उसने आह भरते हुए कहा, जियो फेंग, मुझे पता है कि तुम मेरे प्रति पूर्वाग्रह रखते हो, लेकिन इस बार मेरा मतलब वास्तव में अच्छा था। देखो जियो, तुम्हारे वापस आने से पहले वह अच्छा समय बिता रहा था। मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिसे करने में उसे आनंद आता हो। यह उसके ठीक होने के लिए फायदेमंद है। जियो, वह वास्तव में ये काम खुद करना पसंद करता है। अध्याय 366 परिवर्तन। मेई फेंग ने अपने छोटे भाई की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मेई ने उस पर कमजोर ढंग से सिर हिलाया। भाई, मुझे ये वास्तव में पसंद है। मेई फेंग ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, जब तक आप इसे पसंद करते हैं। मेई म्यू भी स्पष्ट रूप से खुश थी। जियो, वह बहुत प्रतिभाशाली है। उसने इसे कुछ ही समय में सीख लिया और उसने आज दोपहर पहले ही कई पैटर्न तैयार कर लिए हैं। दोपहर में मेई हे के प्रयासों के परिणाम मेज पर थे। उसने कुछ छोटी बिल्लियां और कुत्ते, साथ ही मुस्कुराते चेहरे वाले हाथ पकड़े कुछ छोटे लोग भी काटे थे। मेई फेंग कटे हुए कागज का एक टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उन छोटी छोटी आकृतियों पर ज्वलंत भाव देखकर उसके दिल से गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह वास्तविक खुशी ने ले ली। जियो हे, क्या ये हम हैं? हाँ, मेई ने खुशी से परिचय दिया। ये बहन है, ये भाई है, और जियो जिंग और यानयान भी हैं। मैं उन्हें बिस्तर के पास चिपकाना चाहता हूँ। जियो हे, तुम अद्भुत हो। मेई फेंग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। आप इतनी देर से खेल रहे हैं, थक गए होंगे। थोड़ा आराम करो और बाद में मैं रसोई में तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बना दूंगी। ठीक है। मेई, उन्होंने आज्ञाकारी रूप से उनके सुझाव का पालन किया। जब मेई फेंग ने उसे आराम करने के लिए कहा तो वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया। मेई फेंग के होंठ असहाय मुस्कान में मुड़ गए। उसने कुछ देर के लिए अपना स्कूल बैग एक तरफ रख दिया और मेज पर पड़े कागज के अनावश्यक टुकड़ों को साफ करने में मदद करने के लिए नीचे झुक गया। मेई म्यू भी इसमें शामिल हुई। मेई फेंग ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। यह मत सोचो कि एक अच्छा काम करने से मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी बहन के साथ पहले क्या किया था। मैं तुमसे सावधान रहूंगा। मेई म्यू ने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप अल्पावधि में मुझ पर भरोसा करेंगे। अभी देखो, अब वास्तव में मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। चाहे आप विश्वास करें या न करें, मैंने इसका पता लगा लिया है। आपका विरोध करना अच्छा नहीं होगा। भगाए जाने और बेघर होने से बेहतर है कि स्थिति खराब होने से पहले हम अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। आखिरकार हम सौतेले भाई बहन हैं, है ना? इन शब्दों ने मेई फेंग को उसकी ओर गंभीरता से देखने से रोक नहीं सका, लेकिन वह आसानी से मूर्ख बनने की उम्र पार कर चुका था। वह दूसरों द्वारा कही गई सुंदर बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता। यदि मेई म्यू वास्तव में बदलना चाहता है तो वह इसका निर्णय समय पर छोड़ देगा। उसके लिए चाहे मेई म्यू ने कुछ भी कहा हो, वह उस पर नजर रखेगा और उसे उन लोगों को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देगा जिन्हें वह प्यार करता था। मेई हे के कमरे में कचरा साफ करने के लिए उन दोनों ने सहयोग करने के बाद वे एक साथ बाहर आए। अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात मेई जिंग से हुई, जो अभी अभी स्कूल से वापस आई थी। मेई जिंग को स्पष्ट रूप से मेई फेंग और मेई म्यू को एक साथ देखने की उम्मीद नहीं थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और मेई फेंग को चकित होकर देखने लगी। बड़े भाई, आप उसके साथ क्यों हैं? उसे आपको धोखा न देने दें। मेई फेंग ने ठंडे चेहरे के साथ मेई जिंग की बांह खींचने और समझाने के लिए उसके कमरे में जाने से पहले कचरा कूड़ेदान में फेंक दिया। मेई म्यू को कोने में बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, इसलिए उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। उसने इस पर बहुत स्पष्टता से विचार किया था। घर में अपनी प्रतिष्ठा फिर से बनाने के लिए उसके पास काफी समय था। हालांकि मेई शू जल्द ही हाई स्कूल से स्नातक होने वाली थी। जब वो कॉलेज जाती तो ये घर फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता। परिवार में केवल मेई म्यू ही एकमात्र मिस होगी। जब मेई शू कॉलेज से लौटेगी तो वह एक बार फिर इस घर में मेहमान बनेगी। इसे ध्यान में रखते हुए वह पहली बार रसोई में गई, अपने हाथ धोए और बटलर झाओ की मदद करने वाली थी।
भले ही बटलर झाओ उसे पसंद नहीं करते थे, फिर भी वह खुलकर उनका सामना नहीं करते थे। वो केवल कड़वा चेहरा लेकर उसे सलाह दे सकता था, दूसरी मिस, आप लिविंग रूम में जाकर आराम क्यों नहीं करती? डिनर जल्द ही तैयार हो जाएगा और आपको घर पर ही काम करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेई म्यू ने लापरवाही से अपना सिर हिला दिया। अंकल झाओ एक पहले अज्ञानी थे, केवल घर पर दबंग बनना जानते थे। लेकिन अब जब मेरी माँ चली गई है तो मैं अपना ख्याल रखना सीखना चाहता हूँ और अपने छोटे भाई की देखभाल करने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए परेशानी पैदा नहीं करूंगा। तुम मुझसे जो भी करने को कहोगे मैं वह करूंगा। ये देखकर बटलर झाओ के पास कड़वा चेहरा लेकर कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ठीक है दूसरी मिस, बस सब्जियों को धोने में मदद करें। अन्य कार्य बहुत थका देने वाले हैं और आपको उन्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तब तक धीरे धीरे सीखता रहूंगा जब तक आप मुझे स्वतंत्र रूप से रसोई में खाना बनाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मेई म्यू अंधेरा होने तक रसोई में रुकी रही। जब मेई यून काम से लौटी तो उसने मेई म्यू को एप्रन बांधते हुए देखा और मेज पर बर्तन लाने में मदद करते हुए मुस्कुरा रही थी। पिताजी, आप ठीक समय पर वापस आ गए। जल्दी करो और रात के खाने के लिए अपने हाथ धो लो। बर्तन पहले ही तैयार हो चुके हैं। मेई यून स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सकी। उनकी बेटी, जिसने बचपन से कभी रसोई से पानी की एक बूंद भी नहीं छुई थी, क्या सचमुच आज उसने खाना बनाया? संदेह के साथ मेई यून पहले अपने हाथ धोने गया और फिर खाने की मेज पर बैठ गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आपने ये सब बनाया है? मेई म्यू ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया, केवल सूप ही मैंने बनाया था। मुझे अभी तक इतने सारे व्यंजन बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं गंभीरता से सीखूंगा। जब तक पिताजी खाने के इच्छुक हैं, मैं कुछ भी बनाने की कोशिश करने को तैयार हूँ। अध्याय 367, बीमार पड़ना। मेई यून को अभी भी अपने दिल में कुछ राहत महसूस हुई। उसके चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई, हालांकि वह मुस्कुराया नहीं। बैठो, शुआ ने फोन किया और कहा कि वह आज रात दोस्तों के साथ डिनर कर रही है और वापस नहीं आएगी। फिर मैं रात के खाने के लिए यानयान को बुलाऊंगा। मेई म्यू तुरंत ऊपर की ओर भागी। पहले तो वह सीधे अंदर घुस जाती थी, लेकिन अब वह चुपचाप गलियारे में खड़ी हो गई और दरवाजा खटखटाया। कमरे के अंदर से एक कमजोर आवाज आई, क्या ये बिग ब्रदर है? अंदर आओ, मेई म्यू ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, ये जियो फैंग नहीं है, यह मैं हूँ। कमरे में मेई यान ने मेई म्यू की आवाज सुनी और तुरंत बिस्तर से उठ बैठी, यहाँ तक कि उसके माथे पर लगा गीला तौलिया भी अनायास ही गिर गया। उसने सावधानी से दरवाजे की ओर देखा, तुम क्या चाहते हो? मेई म्यू ने जल्दी से समझाया, रात का खाना तैयार है, पिताजी ने मुझसे तुम्हें रात के खाने के लिए बुलाने के लिए कहा है। यानयान, क्या तुम ठीक हो? मेई यान ने असहजता से कहा, मैं ठीक हूँ, अंदर मत आओ, मैं कपड़े बदलूंगा और बाहर आऊंगा। ठीक है, मेई म्यू ने और कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। मेई यान ने थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर होने वाली हलचल को सुना, पुष्टि की कि वो पहले की तरह बेरहमी से अंदर नहीं आएगी, और फिर बिस्तर से कूद गई। वो बाथरूम में भाग गया, गीला तौलिया किनारे पर लटका दिया, अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया और फिर बिना भाव के दरवाजा खोला। उसे देखकर मेई म्यू की आंखें चमक उठी, लेकिन जल्दी वे हल्के रंग की आंखें संदेह से भर गईं। यानयान, क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम अभी क्या कर रहे थे? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मेई यान ने उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और क्षणिक चक्कर आ गया। उसने खुद को स्थिर किया और नीचे चला गया। जब मेई शू वापस आई तो पहले ही देर हो चुकी थी। लूसी ने व्यक्तिगत रूप से उसे वापस खदेड़ दिया। गेट को इतना करीब से देखते हुए मेई शू ने अपने हाथों में दर्जनों गुड़ियों को तौला, जिन्हें वह मुश्किल से दोनों हाथों से पकड़ सकती थी। उसने गहरी आह भरी, कल तुम फिर मेरा पीछा नहीं करोगे, है ना? लूसी ने लापरवाही से अपनी भौहें उठाईं, अतिथि अभी तक नहीं गया है। मेजबान के रूप में मैं पहले सीट कैसे छोड़ सकता हूँ? वह मेरा मेहमान है। मेई शू ने अपने दांत पीस लिए। लूसी ने स्नेही होने का नाटक किया और उसकी ओर देखा, तुम्हारा मेहमान मेरा मेहमान है। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। 1 घंटे पहले जिस रेस्तरां में उन्होंने रात्रिभोज किया था, उसने आज एक शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया और पुरस्कार में ब्रांड नाम गुड़ियों की एक पूरी डिस्प्ले कैबिनेट थी। मेई शू ने लापरवाही से प्रशंसा की कि ये गुड़ियां बहुत अच्छी लग रही थीं। फिर लूसी और चू रुई ने किसी कारण से, जिसे वह नहीं जानती थी, रात का खाना छोड़ दिया और इस बेवकूफ़ी भरी प्रतियोगिता में भाग लिया। पूरा दृश्य एक मोर शो की तरह था और उन दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया जब तक कि रेस्तरां द्वारा तैयार की गई अधिकांश गुड़ियां मेई शू के हाथों में नहीं गिर गईं। प्रबंधक ने मेई शू से इन दोनों बुद्धों को जल्दी से जाने के लिए मनाने का आग्रह किया और फिर वे अंततः रुक गए। अब मेई शू अपने हाथों में गुड़ियों के ढेर से परेशान थी। क्यों न हम कल एक स्टॉल लगाएं और उन्हें बेचें? हमें अच्छी आय अर्जित करने में सक्षम होना चाहिए। इन गुड़ियों का किसी स्टॉल पर कोई मूल्य नहीं होगा। लूसी मुस्कुराई, धक्का देकर कार का दरवाजा खोला, उसकी तरफ चली गई और सभी गुड़ियों को लेने के लिए आगे बढ़ी। मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, फिर तुम मुझे एक कप चाय पिलाओगे। अरे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि यानयान तुम्हें देख लेगा और तुम्हें एक घोटालेबाज के रूप में डांटेगा?
उस बच्चे को पहले से ही संदेह था कि लूसी के कुछ गलत इरादे थे। लूसी ने निडरता से कहा, वैसे भी देर सबेर में उससे मिलूंगा। बोलने के बाद वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। लिविंग रूम में लोगों के एक समूह ने चिंता व्यक्त करते हुए मेई यान को घेर लिया। वह सोफे पर लेटा हुआ था, उसके माथे पर बुखार का ठंडा दाग था, उसका चेहरा असामान्य रूप से सुर्ख था। मेई म्यू जल्दी से रसोई से गर्म दवा का एक कटोरा ले आई। यानयान का समर्थन करने में मेरी मदद करें। ये ताज़ी बनी सर्दी की दवा है। इसे लेने के बाद उसे बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। आसपास के लोग बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। मेई यान ने उस पर झुंझलाहट भरी नजर डाली और उसकी शत्रुता से भरी नजर ने मेई म्यू के तेज कदमों को रोक दिया। क्या गलत? मेई म्यू ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मेई यान ने सीधे पूछा, क्या आप मुझे जहर देना चाहते हैं? मेई म्यू शर्मा गई और तेजी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? ये ठंडी दवा है जिसे अंकल झाओ ने मुझे पीते हुए देखा था। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो अंकल झाओ से पूछें। अंकल झाओ ने तुरंत जवाब दिया, युवा मास्टर, निश्चिंत रहें और दवा लें। मैं पूरे समय देख रहा हूँ। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था मानो उसे मेई म्यू पर भरोसा नहीं है और वह जानबूझकर मेई म्यू की निगरानी कर रहा है। सौभाग्य से मेई म्यू से अब बात करना आसान लग रहा था और उसने उसके शब्दों के गहरे अर्थ की परवाह करने की जहमत नहीं उठाई। मेई यान ने फिर अपना हाथ बढ़ाया। मेई जिन को उसकी मदद करने दी, दवा का कटोरा लिया, उसे एक घूंट में पी लिया और फिर मेई शू को देखा जो अभी अभी अंदर आई थी। उसे देखकर मेई यान के चेहरे की ठंडक तुरंत गायब हो गई। उसने जल्दी से अपने ऊपर ढके कंबल को एक तरफ फेंक दिया और तेजी से मेई शू की तरफ चला गया और अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उठाया। दीदी, आप आखिरकार वापस आ गईं। मैं बीमार हूँ। इतना कहने के बाद उसने जानबूझकर मेई शू की कमर को भी गले लगाया। उसने अपना सिर ऐसी जगह घुमाया जहां कोई देख न सके और चुपचाप मेई म्यू की ओर विजयी चेहरा बना लिया। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।